इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। आपको पता ही है कि हाल ही में F-18 सुपर हॉर्नेट ने अपने ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है गोवा में, और उसके पूर्व राफेल एम ने भी अपने ट्रायल्स को कंप्लीट किया है। और दोनों को लेकर के ये माना जा रहा है कि एक तगड़ा कंपटीशन दोनों के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच बोइंग ने कुछ ऐसी अपडेट सामने रखी है जिसने एक बार फिर से इस तरफ इशारा किया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल एम पर भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बोइंग की वाइस प्रेसिडेंट एलन गार्सिया ने बात करते हुए ये बताया कि बोइंग ने F-18 सुपर हॉर्नेट से जितनी भी कैपेबिलिटी यानी इसकी मैक्सिमम जो एबिलिटी थी इस एयरक्राफ्ट की, वो इंडियन नेवी के सामने उन्होंने प्रदर्शित करी है। और हमने इंडियन नेवी को यह आश्वस्त किया है कि उनकी हर रिक्वायरमेंट्स को ना सिर्फ ये पूरा कर रहा है बल्कि काफ़ी अच्छे से उन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए इसकी जो कैपेबिलिटी है वो एक्सीड भी कर रही हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब F-18 सुपर हॉर्नेट भारत आया था तो इसने जून में ही तकरीबन 2 हार्पून मिसाइल्स के साथ उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसका जो फुल कॉम्बैट लोड आउट था उसके साथ भी F-18 सुपर हॉर्नेट ने उड़ान भरी थी। और इसी पर बात करते हुए एलन गार्सिया ने बताया कि हमारा जो लक्ष्य है वो इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके उनका जो मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर खरीदने का प्रोग्राम है उस पे अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को वहां पर ले जाना है। और हम इस चीज़ के लिए इंडियन नेवी को आश्वस्त करते हैं कि वो जिस प्रकार की मॉडिफिकेशंस इस एयरक्राफ्ट में चाहती हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये सारे के सारे ट्रायल जो किए गए हैं F-18 सुपर हॉर्नेट के, ये इंडियन नेवी के शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी जो कि INS हंसा गोवा में मौजूद है वहाँ पर किए गए हैं। और ये जो ट्रायल किए गए हैं बेसिकली ये लेट मई और अर्ली जून के में किए गए हैं। इसको लेकर के बोइंग ने आगे भी बताया कि इस समय हम कुछ और यहाँ पर ऐसे सिनेरियोज हैं जिनको हम ध्यान में रख करके F-18 सुपर हॉर्नेट में बदलाव कर रहे हैं। हालांकि बोइंग का दावा है कि जो F-18 भारत भेजे गए थे वो हाईली कस्टमाइज थे और उनको इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके कस्टमाइज किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि इनिशियल प्लान इंडियन नेवी का ये था कि तकरीबन इंडियन नेवी 57 की संख्या में जो कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं उनको खरीदने वाली थी। लेकिन बाद में इंडियन नेवी ने उन पूरे प्रोग्राम में थोड़ी कटौती करी और अब तकरीबन 26 से 27 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भारतीय नौसेना के लिए जाएंगे। और ये जो खरीद है माना जा रहा है कि इसमें एक बड़ा निर्णय इसी वर्ष के अंत में भारतीय नौसेना के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि अगस्त 2022 में भारत अपने पहले स्वदेशी इंडियनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन करने वाला है। और भारत नहीं चाहता कि उसमें जो MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो उड़ान भरें, बल्कि उनके लिए जो अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भारतीय नौसेना ऑपरेट करना चाहती है। उसका कारण साफ है कि MiG-29K को लेकर के अभी तक इंडियन नेवी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। हमेशा ये एयरक्राफ्ट अपनी सर्विसबिलिटी और मेंटेनेंस इशू के चलते भारतीय नौसेना के लिए एक सरदर्द बने थे और इनको लेकर के भारतीय नौसेना के जो एक्सपेंसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। और इसी से परेशान होकर के भारतीय नौसेना ने जो 57 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी खरीद की इच्छा जताई। लेकिन जब ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया तो भारतीय नौसेना ने कहा कि हम एक इंटरिम सोल्यूशन के अंतर्गत अब सिर्फ 26 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे जो कि हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम होंगे। और बाद में MiG-29 के बाद जो एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट किए गए वो बेसिकली ग्रिपेन का एक नेवल वेरिएंट था, F-18 सुपर हॉर्नेट था और राफेल एम था। तो भारतीय नौसेना ने पहले ही MiG-29 से किनारा कर लिया, ग्रिपेन के कोई चांसेस नहीं थे। और यहाँ पर जो मेन कंपटीशन बचा वो बचा F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल एम के ऊपर। तो राफेल एम ने जनवरी में अपने टेस्ट को यहाँ पर आयोजित किया, सब कुछ सही था, भारतीय नौसेना उनकी कैपेबिलिटी को लेकर के कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन राफेल एम के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी और इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को नहीं पूरा कर रहे थे वो था उनका ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में ना होना, दूसरा उनमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का ना होना। और इसको लेकर के एक और पोस्ट आई थी सामने, एक और रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि INS विक्रांत की जो लिफ्ट है उसमें भी ये ठीक से फिट नहीं आ रहे हैं ताकि इनको आसानी से हैंगर तक ले जाया जा सके। लेकिन बाद में डसाल्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया कि ये सब टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, इनका सोल्यूशन डसाल्ट के पास मौजूद है। लेकिन भारतीय नौसेना के अधिकारी जो कि पूर्व हैं उनका ये कहना है कि जब भी हम कोई नया फाइटर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम कोई नया फाइटर लेंगे तो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
तो ऐसे में अगर हम राफेल एम को लेते हैं जो कि सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए हमें भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं अगर हम F-18 सुपर हॉर्नेट को सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं रहेगी। और कई बार जो F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के बोइंग ने भी यही चीज़ चिन्हित करी और राफेल को ट्रोल भी किया है। बोइंग ने कहा कि अगर आप F-18 सुपर हॉर्नेट को लेते हैं, खासकर ये बयान जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एलन गार्सिया का ही है। एलन गार्सिया ने कहा था कि अगर भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट को चुनती है तो सबसे पहली बात तो वहाँ पर ये रहेगी कि इनको ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे और ये ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और दूसरे जो मैरीटाइम मिशंस होते हैं उनको भी आसानी से इन कॉन्फ़िगरेशन में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में अगर जो ड्रोन्स होंगे, या अगर हम कहते हैं दूसरे ड्रोन या लॉयल विंग मैन टाइप के जो ड्रोन्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनको भी ऑपरेट किया जा सकेगा। वहीं और उन्होंने जो बात बताई मुख्य वो ये थी कि भारत के हिसाब से हम सारी कस्टमाइजेशंस करने के लिए तैयार हैं। भारत जो भी हथियार चाहेगा उसको हम इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। सबसे बड़ा कार्ड जो यहाँ पर बोइंग ने खेला है वो ये है कि बोइंग ने कहा कि आपको पता ही है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो, तेजस मार्क 2 हो या फिर एमका हो, इनके सबके इनिशियल वेरिएंट्स में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे और यही सेम इंजन आपको बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में देखने को मिलेंगे। यानी अगर भारत लेता है तो भारत के लिए ये चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी मेंटेनेंस को लेकर के, क्योंकि भारत के पास सारी सुविधाएं होंगी इन इंजन की मेंटेनेंस और ओवरहॉल की। तो ये भी चीज़ बोइंग का एक वैलिड पॉइंट माना जा रहा है। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स के आधार पर बोइंग को इस चीज़ की उम्मीद है कि इंडियन नेवी F-18 सुपर हॉर्नेट्स को ही चुनेगी। और इनके इस मत का समर्थन भारतीय नौसेना के बहुत सारे अधिकारियों और भारत के पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट्स ने किया है कि राफेल एम की तुलना में जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो ज़्यादा कस्टमाइज्ड है, ज़्यादा एडवांस है और इसमें भारत को कोई अतिरिक्त खर्च की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट और भारतीय नौसेना के अधिकारी ये मानते हैं कि राफेल एम कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन से ऑपरेट किया जाने वाला एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि F-18 सुपर हॉर्नेट भी है। लेकिन सुपर हॉर्नेट को जो इसको डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया भारत के लिए, वो काबिल तारीफ़ है और ज़्यादा मॉडिफिकेशन भारत को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं राफेल एम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत भारत को पड़ेगी जो भारत के लिए अतिरिक्त खर्च पैदा कर सकता है। तो अब यही सारी चीज़ों को लेकर के अब ये देखना है कि भारत किसको सेलेक्ट करता है। क्या F-18 सुपर हॉर्नेट भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से उड़ान भरेंगे या राफेल एम? इसका निर्णय बहुत जल्द होने वाला है। कुछ मीडिया सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि शायद सितंबर तक भारतीय नौसेना के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाएगा और इसी वर्ष के अंत तक निर्णय लेने की पूरी उम्मीद है। तो अब ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या भारतीय नौसेना MiG-29 की जगह अब एक अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट पर जाएगी। तो अब आने वाले समय में ही इसका जवाब हमको मिल पाएगा। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।